नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एग्जाम सर स्टडी में डीएलएड बीटी से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण खबरें तथा महत्वपूर्ण क्लासें डीएलएड से जुड़ी चलती रहती हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय विज्ञान के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में जुड़ जाइए, इससे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। मैं डिस्कस करने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएंगे, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विषय को जो है समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, डार्विन के मतानुसार जिराफ का विकास बताइए। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। डार्विनवाद के अनुसार जो डार्विन ने बताया था कि जिराफों की गर्दन तथा टांगों की लंबाई में विभिन्नता थी। ठीक है, इनकी लंबाई में यह अंतर विभिन्नताओं के कारण तथा ये विभिन्नताएं वंशानुगत थी, यानी कि जो कि उनके वंश के अनुसार चली आ रही थी। आगे देख लेते हैं। जीवन के संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ जो थे अधिक उपयुक्त पाए गए, और प्राकृतिक वर्ण के परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि होती गई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त हो गए, अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है, लैमार्कवाद को समझाइए। लैमार्कवाद ने अपने क्या टिप्स दिए थे उसके बारे में जान लेते थे। ऊपर आपने जो क्वेश्चन देखा वो डार्विन के बात के अनुसार था। लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमार्कवाद के अनुसार है, देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट की डी लैमार्क ने कहा है का सिद्धांत जो था सबसे पुराना सिद्धांत है। ये सिद्धांत कौन सा है, सबसे पुराना सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। और इनका सन दिया है 1744 से 1829 के बीच। देख लेते हैं, इन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलोसॉफी जूलॉजिक नाम पुस्तक में प्रकाशित कराया। ठीक है, देख लेते हैं। उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। किसके नाम से, लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ, जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। देख लेते हैं 4 बातें कौन कौन सी हैं, जो कि उनकी बातें हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और दूसरा है जीवों के आधार में वृद्धि की प्रवृत्ति, और तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, और चौथा है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव आपका चौथा ऑप्शन हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 3 हैं, जो कि आपके सेम मिलते जैसे हैं, और ये क्वेश्चन आपके 2017, 18 और आगे जो नेक्स्ट एग्जाम आपका आएगा पक्का आएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके घटकों को समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटक क्या होता है, इनके घटकों को संक्षिप्त वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन पर, निम्न जो दिए हैं नीचे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में टिप्पणी निम्न 2 पर आपको लिखनी है। चलते हैं अपने आंसर की ओर। आंसर इसका कुछ मिलाकर बड़ा होगा, क्योंकि सबका अलग अलग दिया है। देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर बनता है। ठीक है, इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र जंगल या समुद्र, स्थायी ताजे जल का तालाब या एक खेत दोनों प्रकार का हो सकता है। चलेंगे आगे। आगे हमारा क्या पॉइंट है, संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि जो पृथ्वी आपका ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदायों सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यह अपने लिए समस्त जीवन उपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल से करते हैं, जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित में 2 घटकों में विभाजित कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो 2 घटक आ जाते हैं आपके कौन कौन से हैं, एक अजैविक घटक आपका है, जैविक घटक। अब हम जान लेते हैं अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटक के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। अजैविक घटक जो आपका होता है, क्या होता है, परितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवयव हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। पहला आपका हो गया क्या, पहला आपका है अकार्बनिक। ये जो आपका है अकार्बनिक है ये वाला, ठीक है, ये कार्बनिक है। तो देख लेते हैं 3
कौन कौन से अवयव हैं? पहला आपका है अकार्बनिक तत्व जो है, कौन कौन से हो जाएंगे आपके अकार्बनिक तत्व? जैसे कि ऑक्सीजन जो है आपका कौन सा है? अकार्बनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन आपका H2 हो गया, और आपका क्या हो गया? खनिज एवं लवण। चलेंगे आगे, आगे देख लेते हैं। कैल्शियम Ca, पोटेशियम के, फास्फोरस P, सल्फर, ये आपके क्या है? अकार्बनिक तत्व हैं। देख लेते हैं कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। कार्बनिक पदार्थ आपके हो गए जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिप्टस हो गया, ये आपके कौन से हैं? कार्बनिक हैं। वसा एवं प्रोटोन, ये सारे के सारे आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। कौन से? ऑर्गेनिक मैटर जिनको बोल सकते हैं। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलवायु, क्लाइमेट फैक्टर, यानी कि क्लाइमेट फैक्टर हो जाएगा जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप, आप इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलेंगे आपके, ये आपके कौन कौन से थे? ये आपके थे अजैविक वाले थे तत्व। अब नीचे आ जाएंगे, जैविक घटक के बारे में जान लेते हैं। जैविक घटक कौन कौन से हो जाएंगे? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव परितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैविक घटकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। 3 भाग देख लेते हैं कौन कौन से। पहला आपका हो गया उत्पादक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। जैसे कि कोई भी हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आम का पेड़, ये क्या हो गए? उत्पादक हो गए, क्योंकि आम जो है उसको पैदा कर रहे हैं। जैसे कि और सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हरे पौधे हो गए। सभी प्रकार के पर्ण रहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संचरण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। पर्ण रहित यानी कि पत्ता रहित जो पौधे होते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी क्यों? क्योंकि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही फल को देते हैं, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषियों के अंतर्गत होती है, जो कि आप समझ गए होंगे। अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको उत्पादक कहते हैं? जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जिसमें पत्तियां पाई जाती हैं। चलेंगे उपभोक्ता की ओर। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। यानी कि आप अगर किसी शॉप पे या किसी में जाएंगे, उसको आपको क्या कंज्यूमर बोला जाएगा, क्योंकि आप सामान लेते हैं। तो ऐसे ही उपभोक्ता होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यानी कि प्रकृति वाले होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं करने वाले जीवों को उपभोक्ता या प्रपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार के आपके हो गए जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जो कि आपके शाकाहारी होते हैं। इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इस श्रेणी में जीव जंतु आते हैं। वे कौन से आते हैं जान लेते हैं? जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतु शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे कि आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊँट हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोडोरा आदि जो आपके कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं, और इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। आपके दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि आपके जान लेते हैं इसके बारे में। इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जंतुओं को ही खा जाते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे कि हो गया आपका जोंक हो गया, मेढक हो गई, टोड हो गई, छिपकली हो गई, चिड़िया हो गई, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया, ये सारे के आपके क्या हो गए? ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर, एनाफिलीज आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। आपके हो गए तृतीयक यानी कि लास्ट वाले कौन कौन से होते हैं? इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता का मांसाहारी जंतुओं का अपना शिकार बनाते हैं, यानी कि एक एक के ऊपर होते हैं। पहला हो गया शाकाहारी, द्वितीयक हो गए जो शाकाहारी जंतुओं को ही खा जाते हैं, तीसरा हो गया जो द्वितीयक उपभोक्ता को ही खा जाते हैं, वो आपके तृतीयक कहलाते हैं। जैसे कि सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि, ये आपके कौन से हो गए? तृतीयक उपभोक्ता हो गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। जो आपको पॉइंट है, आप घटक किसे कहते हैं? अकघटक या अपरद भोजी किसे कहते हैं? जान लेते हैं। परपोषी, मृतपोषी जीव व्रत पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक भोग नहीं करते हैं जब तक कि वे टुकड़ों में न टूट जाएं, यानी टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तभी उनका क्या करते हैं? तभी उनका अपघटक करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? इन जीवों को अपरदभोजी या अपरधारी कहते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका कवक हो गए, फफूंदी होती है ना, लग जाती है, कोई चीज़ जो आपकी डली हो तो उनको खा जाती है टुकड़ों में। वो किसको खाती है? जो कि मतलब मर गई हो, उसको क्या खाती है? फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ हो गया, मृदा हो गया, सूत्रकृमि हो, केंचुआ हो गया, जूलस हो गया, और स्प्रिंग टेल्स हो गया। ये आपके इसके उदाहरण हो गए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।